आज आप लोग को फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के बारे में बताना है। तो साइंस का पहला चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं। कहता है इसमें फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का अर्थ क्या होता है। तो फसल उत्पादन किसी भी फसल का उत्पादन करना, उगाना, एवं प्रबंधन, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, फसल का प्रबंध करना, उगाने के बाद फिर खाद्यान्न में बदलना, रूपांतरण करना। चावल मानो कि धान का रोपाई करते हैं, बुआई, रोपाई, कटाई, इसके बाद थ्रेशरिंग, इसके बाद फिर भंडारण किया जाता है, बहुत प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके बाद फिर कुटाई किया जाता है, तब चावल का निर्माण होता है। चावल के बाद फिर पकाई का निर्माण करते, तब पकाते हैं, तब फिर भोजन के रूप में खाते हैं। इतना प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है एक फसल में। तो वही चीज कहता है कि भोजन सभी सजीवों की एक आधारभूत आवश्यकता है। सभी जीवों की वृद्धि तथा विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्ति होती है। यदि भोजन शरीर से घट जाता है, भूख लग जाता है, तो एनर्जी का ह्रास हो जाता है, अपने आप को वीकनेस महसूस होने लगता है। तो वही चीज कहता है, ऊर्जा की आवश्यकता, यदि एनर्जी पावर शरीर में आता है तो ऊर्जा की आवश्यकता के लिए जीवों की जैविक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि के संचालन में पड़ती है। भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन तथा जल की प्राप्ति होती है। इतने फैक्टर की पूर्ति करता है भोजन। इसके बाद कहता है हरे पौधे अपना भोजन स्वयं करते हैं। जो क्वेश्चन अभी आंसर में दिए हैं, क्या पूछा था उसमें कि पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं, ऐसे ही था। तो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। तो इन्हीं कारण से इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। और कहता है ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से बनाते हैं। बताए थे ना कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वह स्वयं को भोजन बनाता है। मनुष्य सहित अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। कहता है जिसके कारण इन्हें परपोषी कहा जाता है। तो मनुष्य तो स्वयं में भोजन बना पाता है, दूसरों पर आश्रित है, इसीलिए उसको परपोषी कहा जाता है। इसके बाद कहते हैं और मेन पॉइंट पर कहता है फसली पौधे। फसली पौधे कौन सब होते हैं। कहता है भोजन की प्राप्ति के लिए जब एक ही प्रकार के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उस पौधे को फसली पौधे कहा जाता है। इन पौधों से हमें भोजन प्राप्त होता है। मानव तथा अन्य जीवों के शरीर के लिए अन्य आवश्यक पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज है। अलग अलग फसलों द्वारा इन पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। तो यानी कहता है कि पोषक तत्वों के आधार पर फसलों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। फसल को 3 वर्गों में बांटा गया है पोषक तत्व के दृष्टिकोण से। उसमें कहता है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली फसल। तो आप कहेंगे कि कौन कौन सा फसल खाने से, भोजन करने से कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति होती है। तो चावल में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मिलता है। तो वही चीज कहता है कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाली कौन कौन सी फसल है। चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है। तो ये सब फसल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा प्रदान करता है। उसी में देखेंगे कि प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल कौन सब है। किन किन फसलों से प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन की प्राप्ति हमें होती है। तो इसमें कहता है प्रोटीन तो दाल में ज्यादा पाया जाता है ना। तो और कहता है सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछता है।
आप लोग को बहुत ही फेमस से पढ़ा रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव निचोड़ निकालते हुए क्लास हम ले रहे हैं। इसमें खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव अपने आप निकल रहा है। तो बता रहे हैं कि प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, तो प्रोटीन प्रदान करने वाली में चना, मसूर, मूंग, अरहर, मटर आदि फसल प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन के मुख्य स्रोत यानी सभी दलहन फसल प्रोटीन के मुख्य फसल हैं। इसके बाद कहा जाता है कि वसा के प्रकार, वसा प्रदान करने वाली कौन सी फसल है? तो वसा का मतलब क्या होता है? तेलीय। तो कहता है वसा के अंतर्गत कौन सा फसल? तेलीय फसल आ जाएगा। तिलहन फसल जिसको कहते हैं। अभी दलहन और तिलहन बताए थे ना कि रबी फसल के अंतर्गत गेहूं प्लस दलहन और तिलहन, ये तीनों मिला करके रबी फसल हो जाता है। रबी फसल के अंतर्गत ये फसल आते हैं। तो तिलहन के अंतर्गत सभी तेलीय फसल और दलहन के अंतर्गत सभी दाल वाली फसल। तो वसा प्रदान करने वाली कौन सब है? सरसों है, मूंगफली से भी तेल की प्राप्ति होती है, सूरजमुखी का तेल होता है, तीसी का तेल है, तिल का तेल है, आदि फसलों से वसा या तेल की प्राप्ति होती है। इन्हीं कारण इन फसलों को तेल वाले बीजों की फसल कहते हैं। तो इस सब से तेल का प्राप्ति होता है। अब मानो कि वो रिफाइंड तेल होता है, या अपना लोग वो जो सरसों का तेल खाते हैं, महात्मा और सब है, घेर ब्रांड आया, तो ये सब क्या है? कौन चीज से प्राप्ति होती है? वसीय फसल से, वसा प्रदान करने वाली फसल से। तो और कहता है विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति हमें मुख्यतः सब्जियों से, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन के कौन कौन है? विटामिन बता दो तो तुम लोग बताओ, विटामिन का कौन कौन विटामिन है? विटामिन ए बी सी डी ई के, इतनी विटामिन। तो यानी ए बी सी डी डायरेक्ट हो गया लगातार, ई के 7 को विटामिन है। तो विटामिन ए की प्राप्ति, विटामिन बी की प्राप्ति, सबका अपना अपना है। सब पोषक पदार्थ जो सब भोजन किया जाता है तो प्राप्ति होती है। तो ये बता दिया अभी यदि आया है विटामिन पर। कहता है विटामिन तथा खनिज लवणों की प्राप्ति के लिए हमें मुख्यतः सब्जियों तथा फलों से होती है। तो विटामिन की प्राप्ति और खनिज लवणों की प्राप्ति फल खाने से और साग सब्जियां खाने से प्राप्ति होती है। इसके बाद कहता है कुछ फसलों जैसे जई, सूडान, घास, बरसीम आदि को जानवरों के चारे के लिए लगाया जाता है। इन फसलों को चारा फसल कहते हैं। तुम लोग को नहीं जानती होगी, यानी पशु को भूसा के साथ जो मिश्रण करके खिलाया जाता है, उसमें जो है सूडान घास आता है, उसका बीज आता है, और वो मकई है, कौन कौन कहा जाता है, घास वाली फसल होता है जिससे घास की ही प्राप्ति होती है। उसको घास को काटते जब फिर बड़ा हो जाएगा, फिर काटते जब 2-3 बार कटाई किया जाता है, और वह काट करके सीधे भूसा में मिला करके मिश्रण करके पशु को खिलाया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? चारा फसल। अतः कुछ फसलों जैसे जूट एवं कपास, इनको कौन फसल कहते हैं? रेशा फसल। रेशा का मतलब वही तो बताए, रेशेदार, जिसे वो सोन निकलता, सोन बोली अभी कि वो सोन से सोन का प्राप्ति होता है। तो रेशा का प्राप्ति जिसे होता है रेशेदार फसल में, कपास हो गया, पटसन हो गया, और क्या सब है, जूट हो गया, इन फसलों को रेशेदार फसल कहा जाता है। तो रेशेदार फसल पूछेगा कि रेशेदार फसल किसको कहा जाता है? जूट, पटसन, कपास को रेशेदार फसल कहते हैं। इसके बाद कहेगा कि
वसा प्रदान करने वाली फसल, वसीय फसल के अंतर्गत कौन? सभी तिलहन फसल। क्लियर हो जाएगा। प्रोटीन प्रदान करने वाली फसल, सभी दलहन फसल। बताए थे अभी दाल के बारे में, सभी दाल प्रोटीन प्रदान करती है। और देखो अब कहता है फसल मौसम। फसल मौसम के यानी मौसम के अंतर्गत फसल जो उगाया जाता है। अभी ज्ञान दिए थे, अभी पूरी जानकारी दिए थे तुम लोग को ना, बोर्ड पर अभी भी दिया हुआ है कि क्या दिए थे? खरीफ, रबी और जायद। तो मौसम के अनुसार फसल उगाना, वही कहता है कि फसल मौसम। कहता है अलग अलग फसलों की खेती के लिए अलग अलग जलवायु संबंधी परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। वैसा वैसा एनवायरमेंट चाहिए, वैसा जलवायु चाहिए। तो सभी जलवायु के अनुसार भारत में जो है वैसे 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं के अंतर्गत 3 प्रकार की फसल प्रकार जो है भारत में क्या दिया गया है? फसल के 3 प्रकार। तो 3 प्रकार में 6 ऋतु है, यानी 6 ऋतुओं में, वर्ष में 6 ऋतु, 6 ऋतु में 3 प्रकार का फसल है। तो यही इसी के तीनों फसल के अंतर्गत सारा समस्त फसल आ जाता है। वही चीज बताए ना अभी कि रबी, खरीफ, रबी और जायद। वो जो लिखा हुआ है कि खरीफ फसल, जिस फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। जैसे खरीफ के अंतर्गत धान हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, etc। वही चीज कहता है यहाँ कि खरीफ फसल, इन फसलों को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। क्या कहेंगे? कि खरीफ फसल को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। तो वर्षा ऋतु कौन कौन सीजन तक चलता है? वर्षा ही तो नहीं पूरे साल भर चलता है, वर्षा का भी सीजन टारगेट बंधा हुआ है। 3 माह बारिश होती है, बहुत से 4 माह तक जाता है बारिश। तो वही अभी जो है जून जुलाई में बारिश स्टार्ट हुई है ना, 1 जून से बारिश का मानसून का आगमन हो जाता है अपना लोग को। तो उसी में कहता है कि बारिश के सीजन में, खरीफ का मतलब क्या कि वर्षा ऋतु में उगाया जाने वाले फसल को खरीफ फसल कहते हैं। तो वर्षा ऋतु कब कब है, कौन कौन सीजन में? तो जानते हैं कि जून जुलाई से स्टार्ट होता है बारिश का, अभी अगस्त है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक थोड़ा बहुत हो जाता है। तो जब तक शीत ऋतु का आगमन होता है, वर्षा ऋतु प्रारंभ होने के बाद, प्रारंभ होने से स्टार्ट से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक में जिस फसल को काट ली जाती है, यानी कहने का मतलब जिस फसल को जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है, वह फसल खरीफ फसल कहलाता है। जैसे धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, etc। स्पष्टीकरण के रूप में हम बता दिए। वैसे आप लोग को ये वीडियो के माध्यम से भी आप लोग देखते रहिएगा, जिससे पूर्ण ज्ञान होगा, भूलिएगा नहीं। जब भी कहीं त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट करके सारा रिपोर्ट दर्ज करते रहिएगा। और बता रहे हैं कि रबी फसल के अंतर्गत कहता है इन फसलों को शीत ऋतु में लगाया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन होते होते काट लिया जाता है। तो शीत ऋतु में, ठंडी ऋतु में जब शीत चलता है, कुहासा लगता है, ठंडा लगता है, उस पीरियड में जो फसल लगाया जाता है। वैसे भी दिमाग में होगा कि वो ठंडी के सीजन में तो गेहूं बोया जाता है। तो वही चीज बताए थे कि रबी फसल के अंतर्गत क्या सब टारगेट है उसका जो है, कहता है इन फसलों को शीत ऋतु में उगाया जाता है। इसकी बुआई कब किया जाता है? इसकी बुआई, रबी फसल की बुआई स्पष्टीकरण के साथ बोलते हैं कि फिर वीडियो के माध्यम से देखने के बाद दिमाग में आएगा, इसीलिए हम फिर से दोहराते हैं कि रबी फसल का बुआई जो होता है अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल तक में काट ली जाती है।
वैसे फसल को रबी फसल कहते हैं। रबी फसल के अंतर्गत एग्जाम्पल के रूप में गेहूं, तिलहन एवं दलहन। तो यानी जितने भी दलहन फसल है एवं तिलहन फसल है, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। ये मोस्ट प्रीवियस है, एग्जाम में रेगुलर पूछता है, ऑब्जेक्टिव तौर पर भी पूछेगा कि गेहूं कौन सा फसल है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। मटर कौन सा फसल है, तो चना कौन सा फसल है, अब वैसे फंसा देगा। इसीलिए हम स्पष्टीकरण रूप में फाइनल नहीं कह दिए, सभी दलहन और सभी तिलहन। हम जानते हैं कि सूर्यमुखी से तेल की प्राप्ति होती है, तिल से तेल की प्राप्ति होती है, सरसों से तेल की प्राप्ति होती है। क्लियर दिमाग में आ जाएगा। और रबी फसल होगा, नहीं दिमाग में आ जाएगा कि इससे तो तेल की प्राप्ति होती है तो रबी फसल होगा। इसीलिए कह दिए हम कि जितने भी दलहन एवं तिलहन फसल है सब रबी के अंतर्गत आते हैं। अब कहते हैं जायद। जायद फसल एकदम स्ट्रिक्टली दिमाग में रखना है हमारे दृष्टिकोण से, हम जो बता रहे हैं अपने स्तर से, कि यानी जो भी लतरने वाला पौधा है, जो भी लतरता है, वह सब जायद फसल के अंतर्गत आएगा। विशेषतः वह ग्रीष्म ऋतु में ही उगाया जाता है। जैसे तुम ही लोग एग्जाम्पल दो तो जायद फसल के अंतर्गत खीरा, करेला, मटर होगा। वो तो नहीं सर, वो सब्जी में नहीं आता है। वैसे तो सब्जी के तौर पर भी झींगा, झिंगली, करेला, कद्दू, कदीमा जिसको कहते हैं, ये सब जो है ये सब जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। कहता है इन फसलों को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है। और इसके बाद जो है कहता है कि फसल उत्पादन की आधारभूत पद्धतियां। कहता है फसल उत्पादन की आधारभूत पद्धतियां के अंतर्गत देखते हैं कि उत्तम फसल उत्पादन करने के लिए किसानों को अनेक बातों पर ध्यान देना पड़ता है कि सुपर उत्पादन कैसे होगा, हमारा फसल अच्छा से अच्छा पैदावार कैसे देगा। उसके लिए कहता है फसल को उचित विकास के लिए उचित प्रकार का मिट्टी, उत्तम बीज, सुपर मिट्टी भी होनी चाहिए, मिट्टी में उर्वरा शक्ति भरपूर होना चाहिए, उत्तम बीज होना चाहिए, सुपर बीज। और कहता है उन्नत कृषि औजार तकनीकी जिसको कहते हैं, ट्रैक्टर की जुताई, उसमें भी ढेर क्वालिटी का जुताई होता है। अब कौन कौन ने रोटावेटर आया है कि मिट्टी को एकदम सिंदूर बना देता है, इतना काट कूट करके मिट्टी को इतना काटता है कि वह सिंदूर बन जाता है, पूरा प्लेन सॉफ्ट मिट्टी हो जाता है, घुड़घुड़ा हो जाता है। जुताई इतना सुपर होता है। पहले हल से जुताई होता था, बैल से जुताई होता था तो ढेला मुठेली रह जाता था इतना बड़ा बड़ा, तो उसमें फसल अच्छा नहीं लगती। अब जो है इतनी ढंग से, और क्या, जितने भी खरपतवार था उस खरपतवार को हटाना पड़ता था। अब कोई जरूरी नहीं, अब जितना खरपतवार हो, और बेटर बहुत बड़ी बात है, सारे खरपतवार को वैसी रोटावेटर से जुताई करके ऐसा प्लेन कर दिया जाता है कि एक एक टन काट कूट करके एकदम छोटे छोटे भूसा की तरह बना करके उसमें सरा दिया जाता है। सरने के बाद उसमें उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी। और कहता है इसके बाद कहता है कि कृषि पद्धतियां, इसी को कृषि पद्धतियां कहा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। और कहता है मिट्टी की तैयारी में कहता है मिट्टी एक महत्वपूर्ण कृषि और महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।
और इसमें कहता है कि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव तथा केंचुआ, केंचुआ किसको कहते हैं? चांदी को, चांदी जमती है, चांदी को, जैसे जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने में मदद करते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ जैसे सूक्ष्मजीव पौधों तथा जंतुओं के मृत अवशेषों को अपघटन करते हैं, यानी सड़ा पचा को खाता है और वह अवशेष फिर छोड़ता है, तो घुड़घुड़ापन ज्यादा आता है, उसी को कहते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मिट्टी को ढीला करने का काम करता है। कहता है जीवाणुओं के, कहता है सूक्ष्म जीवों को अपघटक भी कहा जाता है इस कारण से। कहता है ह्यूमस से मिट्टी की पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तथा मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। केंचुआ मिट्टी को ऊपर से नीचे पलटते रहते हैं, जिससे मिट्टी भुरभुरी तथा ढीली हो जाती है। इस कारण मिट्टी का उर्वरता में वृद्धि करने वाले सभी सूक्ष्मजीव तथा जंतु किसान का मित्र कहा जाता है। यानी किसान का मित्र, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है ना, वैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि किसान का मित्र कहा जाता है। इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं, मेन पॉइंट पर ध्यान देते हैं। अब कहता है खरपतवार क्या है, खरपतवार क्या है और खरपतवार नाशी क्या है, क्वेश्चन में आता है हमारी क्वेश्चन। तो खरपतवार कि पौधे यानी फसल के अलावा, खेत में फसल बोने के अलावा उसमें उगने वाले अवशिष्ट पदार्थ यानी पौधे, अन्य प्रकार के पौधे, वह पौधा खरपतवार कहलाता है। सीधी बात, यानी हम धान बोए रोपे हैं, उसमें अनगिनत बहुत प्रकार का मौका जन्मता है और कौन कौन होता है, ढेरी चीज को इसमें उगता है, उसी को कहते हैं कि खरपतवार, उसी को कहते हैं। तो कहता है इसमें खरपतवार नाशी क्या है कि उस खरपतवार को, वह अवशिष्ट पौधे को समाप्त करने के लिए जिस दवाई का छिड़काव किया जाता है, उसी दवाई को क्या कहते हैं? खरपतवार नाशी। और कहता है निराइयो है, निराई किसे कहते हैं? तो फसल के अलावा अन्य अपशिष्ट फसलों, अपशिष्ट पौधों के उत्पन्न होने को एवं उस पौधे को निकालने की विधि, चाहे कितना खुरपी होता है या हाथ से उठा दिया जाता है, जो भी पौधे होते हैं, कमौनी नहीं करते, कमौनी किया जाता है फसल को, तो वो कमौनी के माध्यम से, कमौनी को ही निराई कहा जाता है। कमौनी को, कमौनी समझ रही होगी, वो जो है अवशिष्ट पदार्थ को जो है, जो भी खरपतवार, हाँ कमाना, तो खरपतवार जिसको निकाल दिया जाता है, तो फिर सिंगल पौधे बचते हैं, तो उनका पोषक तत्व, यदि उसमें खरपतवार हो जाता है तो वह पोषक तत्व वो भी खाना शुरू कर देता है, जिससे पौधे को कमी होने लगती है, तो पौधे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। यदि वही खरपतवार नाशी को निकाल दिया जाता है निराई के माध्यम से, तो फिर पौधे में पावर आ जाता है, ऊपर से खाद का भी छिड़काव किया जाता है। तो अब कहता है वेटिकल्चर, कहता है कल्टीवेटर क्या है? कल्टीवेटर, कल्टीवेटर इस यंत्र के उपयोग से खेतों की जुताई किया जाता है, जिसे कल्टीवेटर कहा जाता है। तो यानी खेत
वैसा उपकरण जिससे खेत की जुताई की जाती है उसे कल्टीवेटर कहा जाता है। अब बुआई है, बुआई कहता है खेतों में मिट्टी की तैयारी के बाद बीजों की बुआई की जाती है। बीजों को मिट्टी में बोने की विधि को बुआई करते हैं, यानी छिड़क दिया जाता है बोने की विधि। तो छिड़काव विधि से भी होता है, दो प्रकार का विधि है। छिड़काव विधि से भी बुआई होती है और एक विधि है रोपाई विधि भी है। तो और आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आप लोग का क्या है, खाद तथा उर्वरक का प्रयोग। अब इसी पॉइंट पर हम जाते हैं कि खाद और उर्वरक, इसमें अंतर है। खाद क्या है, उर्वरक क्या है, इसमें तुम लोग थोड़ा सा भी हिंट दे करके बता दो तो खाद क्या है उर्वरक क्या है, नहीं समझ ली, ठीक है कोई बात नहीं। तो कहता है खाद और उर्वरक। खाद, पहले उर्वरक को हम क्लियर करते हैं कि उर्वरक क्या है। कहता है उर्वरक और कार्बनिक रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो कार्बनिक रासायनिक जिसका निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है। जैसे खाद जो होता है, बड़ा में जो खाद आता है उसको खेत में छिड़कता है ना, वो खाद उसको नहीं कहा जाए, उसको उर्वरक कहा जाए। अपना लोग उल्टे बोल देते हैं, खाद खाद, वो खाद नहीं है, वो उर्वरक है जो फैक्ट्रियों से तैयार करके खेत में डाला जाता है, वह उर्वरक हो गया। खाद किसको कहते हैं, कहता खाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिसका निर्माण प्रकृति में पादप तथा जंतुओं के अपशिष्टों के अपघटन से होता है। खाद किसको कहते हैं, गोबर, देखिए गोबर, गोबर जो है उसको सड़ाने के बाद काला काला हो जाता है, उसको यदि खेत में डाला जाता है, देखिए खेत में जो डालते हैं तो वह गोबर को सड़ने के बाद काला होने के बाद वह खेत में डाल दिया जाता है। इसके बाद जुताई किया जाता है बढ़िया से फिनिशिंग करके, उसको खाद कहा जाता है, इसको तो उर्वरक कहा जाता है। तब कहता है उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल की बुआई के बाद होता है। फसल की बुआई के बाद उर्वरक का प्रयोग होता है। फसल बो दिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा पौधा हुआ, अच्छे रखना शुरू कर देते हैं खाद। लेकिन खाद क्या है, खाद ऊपर से नहीं डाला जाता। अब वो जो कहते हैं वो, उसको जो है ऊपर से डाला जाता है, नहीं डाला जाता है। खाली खेत कंप्लीट रहेगा, उसमें ट्रैक्टर के माध्यम से गिरा दिया जाता है और ट्रैक्टर के जुताई के माध्यम से रोटावेटर हो या जो भी हो, प्लेनर से प्लेन करके और उसमें मिला दिया जाता है। इसके बाद फसल लग गया तो तब नहीं डाला जा सकता, वो तब वो नहीं डाला जा सकता। इसीलिए कहता है खाद का प्रयोग खेतों में फसल बुआई से पूर्व ही किया जाता है और पूर्व जुताई के दौरान किया जाता है, जुताई के ही दौरान किया जाता है। लेकिन उर्वरक का प्रयोग फसल लगने के बाद किया जाता है। और कहता है उर्वरक में पादप पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटासियम प्रचुर मात्रा में होता है, वो छिड़कने वाला में। लेकिन खाद से मिट्टी को काफी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। और उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग काफी आसान होता है। लेकिन खाद का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। इसमें मेहनत लगता है, उसको एक ही जगह मानो ट्रैक्टर एक जगह ढाल दिया, गोबर जो लेके जाता है टेलर पर तो सीधा पलटा देता होगा, जब गिरे वो करता है धीरे धीरे भी, तो वह उर्वरक के रूप में जो छिड़काव किया जाता है हाथ से, ऐसे ऐसे छिड़काव करने में सभी जगह एक समान मात्रा में फैलता है। लेकिन वह जो है
समान मात्रा में नहीं होता, उसको फैलाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, इसीलिए वो कठिन थोड़ा सा, खाद थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। अब सिंचाई के स्रोत, वो खाद और उर्वरक बता दिए, दो ही प्रकार का खेत में डाला जाता है, या तो उर्वरक डाला जाता है तो या खाद डाला जाता है, या दोनों डालने का इच्छा हो डाल सकते हैं, यदि फसल दे सके उतना एनर्जी को, कोई बात नहीं है। अब कहता है सिंचाई के स्रोत, सिंचाई करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या विधियां हैं, इसके बारे में कह रहा है आप लोग को। कहता है सिंचाई के, हमारे देश के अधिकांश किसान आज भी सिंचाई के लिए मुख्यतः जल वर्षा पर आश्रित है। अभी जले वर्षा पर आश्रित है किसान सब, किसी प्रकार मशीन लगा के किसी प्रकार रोपाई कर दिया धान का, लेकिन यदि बारिश नहीं हो तो धान नहीं हो सकता है, क्लियर है, फसल वह नहीं हो सकता है। इसके लिए वर्षा पर आश्रित रहना पड़ता है विशेष तौर पर। और कहता है यदि वर्षा कम मात्रा में होती है तो किसान सब क्या करता है। इसके अलावा हमारे देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या सब है, नदी है, नहर है, तालाब है, कुआं है, नलकूप है, ये सब के माध्यम से छोटी छोटी नहर निकाल दिया जाता है, नहर का पानी खेत तरफ खोल दिया जाता है, इससे भरपूर मात्रा में खेत पटता रहता है। नहीं तो एक मशीन से पटवन करना किसान को कुछ नहीं बचेगा, किसान को भूखे मर जाएगा, फसल को बेचने में कितना पैसा होगा, उससे ज़्यादा उसको लागत उसको उगाने में ही लग जाएगा। इसीलिए वर्षा पर आश्रित किसान ज़्यादातर रहता है। अब कहता है छिड़काव तंत्र, पानी के उन विधियों यानी पानी को जो है छिड़काव के माध्यम से भी यांत्रिक पंप का उपयोग भी किया जाता है, नलकूप में मशीन है, पंपिंग सेट है, छिड़काव विधि से भी पानी किया जाता है जिसको ड्रम विधि कहते हैं। ये सब देखो मशीन जो पानी दे रहा है, ये भी मशीन इस विधि से भी पटवन किया जाता है। कितना है कि बहुत बड़ा अंगूर सब में, अंगूर के बागान में छिड़काव किया जाता है छिड़काव विधि से, ड्रम विधि से, उसी को कहते हैं छिड़काव तंत्र। और कहता है ड्रम विधि। अब कहता है इसके बाद खरपतवारनाशी कहता है खरपतवार के नियंत्रण के लिए रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। उन रसायन के माध्यम से जो पतवार को नाश किया जाता है, समाप्त किया जाता है, उसे खरपतवारनाशी कहा जाता है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि फसलों की कटाई, फसलों की कटाई में कटाई के भी प्रकार हैं। तो इसमें हंसिया के माध्यम से जौन सब काटता है। इसके बाद ट्रैक्टर के माध्यम से भी काटा जाता है, ट्रैक्टर में भी वो काटने का लगा रहता है, ये जिसको लगा हुआ है देखो, इसको कैंपेन कहा जाता है, कैंपेन से ना काटता है गेहूं से कैंपेन। तो कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है। यह मशीन हार्वेस्टर तथा थ्रेशर का संयुक्त रूप है। कहता है कटाई का समय किसानों के लिए बड़े उल्लास का समय होता है, क्योंकि फसल तैयार करने के लिए किए गए कठोर परिश्रम का फल होता है कि इतना मेहनत से फसल उगाए हैं, आज फसल हो रहा है, आज हम लोग को इतना उत्पादन होगा। यदि फसल का भंडारण किया जाता है, गेहूं का थ्रेशरिंग करके गेहूं का टीला लगता है, तो अंदर से खुश होता है किसान, फसल उगाए हैं, देख अब हमारे घर तक फसल आ गया। नहीं तो जब तक खेत तक फसल रहता है, कब बाढ़ आ जाएगा, कब कौन घटना घट जाएगा, बाढ़ में जलमग्न हो गया, फसल समाप्त, दाही हो गया बाढ़ से। और क्या है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि जिसको कहते हैं। तो कभी कभी बारिश ही नहीं होती है, जैसे फसल जल के राख हो जाता है। ये सब माध्यम है, इसी को कहते हैं। और कहते हैं अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग का ये
जंतुओं में भोजन है। अब इसमें जंतुओं में भोजन का मतलब ये हो गया कि अभी तो फसल माध्यम से अपना लोग खाद्यान्न उत्पन्न करते थे, अब जंतुओं के माध्यम से भोजन उत्पन्न करते हैं। क्या सब जंतुओं के माध्यम से? जंतुओं से मांस की प्राप्ति करते हैं, जंतुओं से अंडे की प्राप्ति करते हैं, जंतुओं से दूध की प्राप्ति करते हैं, कम से कम भोजन के रूप में। इसके बाद तो बहुत चीज के रूप में है, पोशाक के रूप में होता है। भेड़ है, भेड़ के ऊन अथी से रुआ से उनकी प्राप्ति, ऊन से अपना लोग स्वेटर को ये सब बहुत बात है। लेकिन भोजन पर सवाल क्या गया, वही की कह रहा है कि दूध की प्राप्ति मुख्यतः गाय भैंस द्वारा होती है। बकरी के दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। दूध से हमें प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस तथा वसा इत्यादि, और मुर्गियों से अंडे की प्राप्ति होती है। ये प्रोटीन के अच्छे स्रोत है। खनिज तथा विटामिन पाए जाते हैं। शहद में लौह तथा कैल्शियम प्रचुर मात्रा में। पालतू पशुओं में को घरों में फर्म में रखा जाता है, यही पशुपालन कहलाता है। बस ये सब इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। और अब इसका अगले क्लास में फिर हम बताएंगे डिटेल से। आज का ये पहला चैप्टर समाप्त। थैंक यू।